विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान बन गया पेचीदा। एक और नया पत्र हुआ जारी। प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र की आवश्यकता, परंतु सरकार का कोई ध्यान नहीं। किशनगंज जिले के बाद नियोजित शिक्षकों के मामले में जिला मुजफ्फरपुर ने मचाया धमाल। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, एक तरफ जहां फिर से लगभग 65,000 शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करके विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, वहीं अब इसकी संख्या लगभग 2.5 लाख पार कर जाएगी। परंतु इन शिक्षकों का वेतन का भुगतान पेचीदा बनते जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षकों में इस बात को लेकर आक्रोश उत्पन्न हो गया है कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो प्रान नंबर सही से जनरेट हो पाया और ना ही वेतन का भुगतान संभव हो पाएगा। दोस्तों, इसके लिए एक पत्र जारी किया गया है जो बिल्कुल ही पेचीदा पत्र नजर आता है। इस पर हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शिक्षकों के ट्रांसफर के बिंदु पर शिक्षा विभाग गौन हो गई है, किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जा रही है। इन मुद्दों पर चर्चा करने से पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आज ही बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र के आलोक में स्पष्ट कर दिया गया है कि सक्षमता 2 के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने वाले तमाम नियोजित शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण अब कर दिया जाएगा और साथ ही साथ इन्हें अपना अपना विद्यालय योगदान करने के लिए 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक की अवधि निर्धारित कर दी गई है। दोस्तों, नियुक्ति पत्र के बाद ये तमाम शिक्षक एक बार फिर से नियोजित पद से हटते हुए विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे और इस तरह से विशिष्ट शिक्षकों की संख्या बिहार में लगभग 2.5 लाख पार कर जाएगी। लेकिन इससे पहले 1.25 लाख की संख्या में शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए, राजकर्मी बनने का सपना उनका पूरा हो गया, लेकिन वेतन का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। दिन प्रतिदिन कई जिलों की ओर से कई प्रकार के पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक और पत्र आज जारी किया गया है। वह जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में। दोस्तों, जो भी पत्र जारी किया गया है आपके स्क्रीन पर है और यह बिल्कुल पेचीदा पत्र है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षकों का वेतन का भुगतान संभवतः मार्च महीने में भी अगर हो जाए तो इसे गनीमत समझा जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं आखिर क्या कुछ उल्लेख किया गया है इस पत्र में। दोस्तों, यह पत्र पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। इसका विषय है विशिष्ट शिक्षक जिनका प्रान नंबर आवंटित हो चुका है कि वेतनादि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में। आगे लिखा गया है, महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19/2/2025 तक सक्षमता 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग में सफल 1,85,632 स्थानीय निकाय के शिक्षकों में से 422 शिक्षकों के पास पूर्व से प्रान नंबर उपलब्ध है एवं 1,47,958 शिक्षकों के द्वारा नया प्रान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें से 23,117 अभ्यर्थियों का प्रान नंबर जनरेट हो चुका है। शेष शिक्षकों का प्रान जनरेट होने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त के आलोक में प्रान आवंटित होने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, 3 प्रकार के बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जिसे आइए हम बारी बारी से जानते हैं और यही बिंदु शिक्षकों के वेतन के भुगतान को पेचीदा बनाकर रख दिया है। दोस्तों, इसमें पहला बिंदु है, जिन शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट हो गया है उनका प्रान नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल एवं अन्य आवश्यक सूचना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा NSDL से प्राप्त किया जाए। यानी स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षकों के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अपने संबंध में कोई भी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास नहीं भेजना है। सीधा सीधा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा ही NSDL पोर्टल से शिक्षकों का प्रान नंबर, पैन नंबर एवं बैंक डिटेल प्राप्त किया जाएगा। यानी बिहार के 38 जिले के द्वारा जो काम किया जाता वह काम सिर्फ व सिर्फ एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा
किया जाएगा। समझ सकते हैं कितना विलंब हो सकता है। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा बिंदु का उल्लेख किया गया है। एनएसडीएल से प्राप्त सूचना एवं स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा सक्षमता परीक्षा 1 हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर दी गई सूचना को सम्मिलित करते हुए एचआरएमएस द्वारा दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी जिसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है का कार्मिक वार रिकॉर्ड विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा एवं इसे विभागीय एचआरएमएस टीम के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर बुल्क अपलोड किया जाएगा। यानी शिक्षकों का प्रान नंबर, पैन नंबर एवं बैंक डिटेल जिसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा एनएसडीएल से प्राप्त किया जाएगा, अब उसके साथ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर शिक्षकों के द्वारा आवेदन करते समय जो भी सूचनाएं प्रदान की गई थी उसको अटैच करते हुए उसे एचआरएमएस पोर्टल पर बुल्क अपलोड किया जाएगा। यहाँ पर भी 38 जिलों के द्वारा जो काम किया जाना चाहिए था वह सिर्फ एक जगह यानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा ही करने का लक्ष्य रखा गया है। सोच सकते हैं दोस्तों कि अपलोड करने में कितना समय लगेगा। आइए अब तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। तीसरा बिंदु है बुल्क डाटा के अपलोड करने के उपरांत संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक संप्रति विशिष्ट शिक्षक का एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग हेतु आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा, जिसके आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक को एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। तत्पश्चात वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि जब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा एचआरएमएस पोर्टल पर बुल्क अपलोड कर दिया जाएगा, जो शिक्षकों का प्रान नंबर होगा, उनका पैन नंबर होगा, उनका बैंक डिटेल होगा, साथ ही साथ सक्षमता आवेदन के समय में जो भी सूचनाएं दी गई थी उसका डिटेल होगा। इन सभी को जब बुल्क अपलोड कर दिया जाएगा उसके बाद एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग का कार्य संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। यानी यहाँ तक जो भी कार्य है वो सभी के सभी कार्य राज्य स्तर पर ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ही वेतन का भुगतान करने हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, एक और बिंदु का उल्लेख किया गया है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भुगतान के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक की श्रेणी, विषय एवं कक्षा सही हो। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे, अतएव उक्त निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। ये बिल्कुल सही है कि शिक्षक किस कोटि के हैं, किस विषय के शिक्षक हैं, किस श्रेणी के शिक्षक हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखा जाना चाहिए और वो ऑनबोर्डिंग के समय ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ध्यान में रखना होगा। तो ये तो बातें हो गई कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर दायित्व सौंपा गया है उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि एक ही सेंटर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा शिक्षकों का डाटा प्राप्त किया जाएगा, वहीं एचआरएमएस पोर्टल पर उसका अपलोडिंग का कार्य किया जाएगा। आखिर इसमें कितने समय लगेंगे? निश्चित रूप से इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि एक सेंटर के द्वारा ही इन सारे कार्यों को किया जाना है। वही दोस्तों, इसमें और भी ज़्यादा समय इस रूप में लगेंगे कि इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि 19 फरवरी 2025 तक 1,47,958 शिक्षकों के द्वारा ही प्रान नंबर जनरेट हेतु आवेदन किया गया था। लेकिन इसमें भी जहां 1,47,958 की संख्या है, वहां पर बिहार के 38 जिला मिलाकर 23,117 अभ्यर्थियों का प्रान नंबर जनरेट किया गया है। जरा सोचा जा सकता है कि इतनी धीमी गति से अगर प्रान नंबर जनरेट किया जाएगा, उसके बाद एक जगह से उसका अपलोडिंग का कार्य होगा, क्या मार्च महीने में शिक्षकों का वेतन का भुगतान संभव है? यहाँ पर स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग को चाहिए कि अगर शिक्षकों का वेतन का भुगतान मार्च के प्रथम सप्ताह में करने की मंशा है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि होली जैसा महत्वपूर्ण पर्व आने वाली है, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ये सारे कार्य करना बिल्कुल संभव प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पर यही शिक्षा विभाग के द्वारा नीति अपनाई जाएगी कि कुछ एक अभ्यर्थियों का पेमेंट कर दिया जाएगा और सरकार और विभाग की ओर से यही लहारें लूटी जाएगी कि हमने वेतन का भुगतान प्रारंभ कर दिया है। निश्चित रूप से यही होगा अगर वक्त से पहले इस पर मंथन नहीं किया जाता है, विचार नहीं किया जाता है। हर हाल में जिला स्तरीय पदाधिकारी को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपना चाहिए था, क्योंकि एक जगह के बदले 38 जगह अगर काम होते तो ज़्यादा विलंब नहीं होते।
यहाँ पर शिक्षा विभाग निश्चित रूप से अपनी मंशा को इस रूप में दर्शा रही है कि कुछ एक शिक्षकों का भुगतान कर दिया जाए, शेष अन्य का भुगतान अप्रैल महीने में किया जाए। बस यही नीति अपनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक वैसे ही जैसी प्रक्रिया ट्रांसफ़र में अपनाई गई थी। आपको मालूम होगा कि इतने दिन बीत गए और अभी तक सिर्फ व सिर्फ 35 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाया। बार बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रायल की बातें की गई। ये भी सूचना आई कि 24 फरवरी को ही लगभग 1000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र सूची जिलों को भेज दिया जाएगा, लेकिन इसके संबंध में अब शिक्षा विभाग बिल्कुल मौन धारण कर ली है। कोई भी सूचना भी ट्रांसफ़र के संबंध में प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय पदाधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से कतराते हैं। यहाँ पर उनकी मंशा साफ नज़र नहीं आ रही है कि आखिर ट्रांसफ़र कब किया जाएगा, इसमें कितने समय लगेंगे। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ दोस्तों कि एक सूची तो हर हाल में विभाग और जारी करना होगा, चाहे वो 2 दिन में हो या फिर 3 दिनों में हो। निश्चित रूप से इस माह के अंत तक ही एक और सूची जारी करने की पूरी संभावना है। वहीं दोस्तों किशनगंज के किशनगंज जिले के बाद मुजफ्फरपुर जिला भी अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत धमाल मचा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बीते कल ही किशनगंज जिले की ओर से 2 ऐसे पत्र जारी किए गए थे जो बिल्कुल ही शिक्षकों का हितकर साबित हो रहा था। पहला पत्र तो ये था कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संधारण के संबंध में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, और एक और पत्र जारी किया गया था जिसमें किशनगंज जिले में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों का अगर किसी भी प्रकार का बकाया राशि है या वेतन का भुगतान बाधित है तो अविलंब ही उन सभी का भुगतान किया जाए। इसके लिए उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी प्रेषित किया था और अपने विभाग के अंतर्गत आने वाले लेखापाल को भी प्रेषित किया था। तो किशनगंज जिला की ओर से धमाल तो मचाया ही गया, अब मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से भी एक धमाल मचा दिया गया है। वह धमाल है कि 2 तरह के पत्र जारी किए गए हैं 25 फरवरी 2025 को, जिसमें दोस्तों एक वो पत्र है जिसमें नियोजित शिक्षक जो अप्रशिक्षित रूप में बहाल हुए थे उनके लिए एक पत्र जारी किया गया है कि उन सभी को अब कि प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से ही वैचारिक रूप से वेतन दिया जाएगा और वित्तीय लाभ इन सभी को रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से दे होगा। इसके अंतर्गत सत्र 2014-16, सत्र 2015-17 और सत्र 2016-18 के तमाम शिक्षक होंगे जो अप्रशिक्षित रूप में बहाल हुए थे। इन सभी की परीक्षाएं अलग अलग हुई थी, परंतु इन सभी का रिजल्ट जनवरी 2019 में प्रकाशित किया गया था। उसी तिथि से शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ था, लेकिन अब पत्र के आलोक में इन सभी को प्रशिक्षण समाप्त करने की तिथि से ही वैचारिक लाभ होगा। यानी जो शिक्षक वर्ष 2014-16 के सत्र में सम्मिलित थे उन सभी का विरमण तिथि जो वर्ष 2016 होगा उसी तिथि से वेतन का निर्धारण होगा। भले ही उनका वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन इंक्रीमेंट उनका जुड़ते चला जाएगा, इससे उन्हें लाभ मिलेगा। यही प्रक्रिया सभी सत्र के अप्रशिक्षित शिक्षकों पर भी लागू होगा। वहीं दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला की ओर से एक और पत्र जारी किया गया है। वह पत्र है वेतन निर्धारण के क्रम में वरीय शिक्षक का वेतन अगर कनीय शिक्षक से कम हो गया है तो उनका वेतन समतुल्य कर दिया जाए। इसके संबंध में हालांकि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से 23 दिसंबर 2024 को ही जारी किया गया था और मुजफ्फरपुर जिला की ओर से जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र में भी उसी पत्र का हवाला दिया गया है। दोस्तों पत्र के बारे में बता दूं कि उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 1 अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों के वेतनमान में 15% की बढ़ोतरी की गई थी और इसके संबंध में नया इंडेक्स का प्रतिष्ठापन नवंबर 2021 में हुआ था, लेकिन शिक्षकों का वित्तीय लाभ 1 अप्रैल 2021 से ही मिला था। उस समय प्रतिस्थापित इंडेक्स के आधार पर जो भी फिक्सेशन हुआ था उस क्रम में वरीय शिक्षक का वेतन अगर कनीय शिक्षक से कम हो गया था तो उन सभी शिक्षकों का अब बराबर कर देना है, ना कि वरीय का वेतन ज़्यादा हो जाएगा और कनीय का कम। वहीं दोस्तों प्रधान शिक्षकों के बारे में कहा जाए तो प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र की नितांत आवश्यकता है। एक तरफ शिक्षा विभाग की ओर से जहां सक्षम वालों के लिए तिथि का निर्धारण कर दिया गया है, वहीं टीआरई 3 वालों के लिए भी तिथियों की घोषणा कर दी गई है कि उन्हें 9 मार्च 2025 को नियुक्ति पत्र का वितरण गांधी मैदान से किया जाएगा, लेकिन प्रधान शिक्षकों के बारे में अभी तक तिथियों की घोषणा नहीं की गई है। परंतु इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र की नितांत आवश्यकता इस रूप में है कि प्रधान शिक्षक नियमावली पर एक केस दर्ज किया गया है
तत्काल वह केस स्थगित है और किसी भी समय वह केस खुल भी सकता है। अगर वह केस खुल गया तो निश्चित रूप से प्रधान शिक्षकों का नियुक्ति पत्र प्रभावित होगा। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि अगर प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, सिर्फ व सिर्फ नियुक्ति पत्र वितरण का ही कार्य बाकी रह गया है, तो अविलंब ही तिथियों का निर्धारण करते हुए इन्हें नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए, अन्यथा केस खुलने के बाद यह प्रभावित हो सकता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।